और आइए देखते हैं आज की पहली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में मांग की गई है कि संवैधानिक पद पर रहते हुए कानून का उल्लंघन करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। दिल्ली में रेल भवन के पास 2 दिन तक मंत्रिमंडल के साथ धरने पर बैठे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस जारी किया है। एक जनहित याचिका में कानून का उल्लंघन करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस में पूछा है कि सीआरपीसी की धारा 144 के लागू होने के बावजूद आखिर क्यों गैर कानूनी ढंग से 5 या उससे ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पिटीशन पर केवल नोटिस इशू किया है ये निर्णय करने के लिए कि वाकई में क्या एक मुख्यमंत्री एक ही समय में 2 अलग अलग काम कर सकता है? क्या वो लॉ मेकर होते हुए भी क्या कानून को तोड़ सकता है? कोर्ट ने नोटिस में ये भी पूछा है कि क्या पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से जुटी भीड़ को बलपूर्वक हटाने की कोशिश की थी। कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इस नोटिस का जवाब देने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया है। इस नोटिस के बाद विपक्षी पार्टी बीजेपी को प्रदेश सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो आज नोटिस दिया है। मैं वो जिस दिन जाकर धरने पर बैठे थे मैंने उस दिन आपको बाइट दी थी कि जो कुछ वो बोल रहे हैं और जो कुछ वो कर रहे हैं वो देश के संविधान का भी अपमान है, वो देश के गणतंत्र का भी अपमान है, वो देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं का अपमान है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्रिमंडल के साथ 20 और 21 जनवरी को दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों पर कार्रवाई को लेकर धरना दिया था। रेल भवन के पास धरने के दौरान पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में झड़प में 31 लोग घायल भी हुए थे। पुलिस इस मामले में पहले ही कुल 4 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए संविधान विशेषज्ञ पीपी राव से बातचीत की हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शोराण ने। दिल्ली के रेल भवन के सामने दिए गए 2 दिन के धरने के बाद आज उस मामले पर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले की गहराई में जानने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं देश के जाने माने वकील एडवोकेट पीपी राव साहब। सर, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों को नोटिस इशू किया गया है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? कानूनी समस्या है, इसलिए उन्होंने गौर से विचार करना चाहते हैं इसका, तो इसलिए उन्होंने नोटिस दे दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जो आदमी बैठा है वो दूसरा ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति ऐसे जाके वो रास्ते पे ऐसा धारणा करना ये कहाँ तक ये डेमोक्रेसी के इसका कंसिस्टेंट है, अपना प्रजास्वाम्य के प्रजातंत्र के बराबर में है करके वो एक प्रश्न वो लोग कोर्ट शायद उसके ऊपर भी लोगों को सुनना चाहते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो इम्पोर्टेंट स्पीचेज हैं सर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने भी इस तरह की बात के बारे में कुछ अम्बेडकर सबका तो ख्याल में तो ये है ऐसी चीज नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी का जो उदय हुआ है वो बिल्कुल मर्यादा और नैतिकता की बातें करते हुए कहते हैं, अब बार बार संवैधानिक संस्थाओं का उल्लंघन ये लोग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि नैतिकता के आधार पर अब इन लोगों को भी सरकार से अलग हो जाना चाहिए? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसमें, फिर भी वो स्ट्रीट फाइटर की तरह सरकार चलाना ये तो समुचित नहीं है। ये संविधान विशेषज्ञ पीपी राव साहब का मानना है कि ये सरकार एक स्ट्रीट फाइटर की तरह फिलहाल काम कर रही है और ये एक उचित नहीं होता किसी भी सरकार के लिए। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती पर दिल्ली महिला आयोग ने अपमान का आरोप लगाया है। आयोग की तरफ से सोमनाथ भारती को 2 बार समन भेजे जाने के बावजूद भी वो पेश नहीं हुए। सोमनाथ भारती को आज दोपहर 3 बजे तक पेश होना था, लेकिन उनके सिर्फ वकील के आने के बाद से आयोग बेहद नाराज है। ये तस्वीर है दिल्ली महिला आयोग के दफ्तर में जारी बहस की और ये दूसरी तस्वीर है सोमनाथ भारती के पतंग उड़ाने की। दिल्ली के कानून मंत्री को जब आयोग के दफ्तर में सफाई देनी चाहिए थी, उस समय वो पतंगबाजी का लुत्फ उठा रहे थे। अफ्रीकी महिलाओं से बदसलूकी के मामले में सफाई देने के लिए सोमनाथ भारती ने अपने वकील को भेज दिया, जिसके बाद मीडिया की मौजूदगी में उनके वकील और महिला आयोग के सदस्यों के बीच काफी देर तक जोरदार बहस हुई।
दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष ने इस पूरे मामले में सोमनाथ भारती पर एक नया आरोप लगा दिया है। ये लॉयर्स का यहाँ आना ही अपने आप में ये सबूत है कि उनको हमारे समन मिल चुके हैं और वो जानबूझ के यहाँ नहीं आना चाह रहे हैं। और उन्होंने यहाँ ना आके जो उन लोगों की दिल्ली सरकार की बनाई हुई ये संस्था है दिल्ली महिला आयोग, इसका उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपमान किया है, दिल्ली की महिलाओं का अपमान किया है। दिल्ली महिला आयोग ने सोमनाथ भारती के वकीलों की दलील सुनने से मना कर दिया। आयोग का कहना है कि वकील के पास पेशी का कोई लिखित अधिकार नहीं होने से उन्होंने सफाई नहीं सुनी। सोमनाथ जी के ने जो है हमें ऑथराइज किया है कि आप वहाँ पे जाइए और अपनी बात रखिए, बस यही बात है। और आम आदमी पार्टी को बाहर से समर्थन दे रही कांग्रेस ने महिला आयोग के सामने भारती के पेश न होने पर कुछ भी कहने से परहेज किया। देखिए, कानून का पालन होना चाहिए, सबके लिए एक होना चाहिए, यही हमने कल कहा था और यही हम आगे कह रहे हैं। और हमारा हमेशा ये स्टैंड है कि कांग्रेस जो है हमेशा वो कानून के साथ चलती है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। हमने हमेशा अपना रवैया इस मामले में स्पष्ट रखा है और आगे भी जो है एकदम स्पष्ट रहेगा। दरअसल 20 जनवरी को 4 अफ्रीकी महिलाओं ने सोमनाथ भारती की दिल्ली महिला आयोग से शिकायत की थी, जिसके बाद आयोग ने सोमनाथ भारती को 2 बार समन भेजा था। महिला आयोग का कहना है कि अब वो इस मामले को उपराज्यपाल के सामने उठाएंगे और सोमनाथ भारती के इस्तीफे की मांग करेंगे। दिल्ली महिला आयोग न पहुंचकर सोमनाथ भारती ने अपने लिए कई सवाल खड़े कर दिए और मुसीबत का एक नया दरवाजा खोल दिया। यह यूं कहें कि पार्टी से क्लीन चिट मिलने के बाद उन्हें किसी की परवाह नहीं या अब भी मन में कुछ शंकाएं हैं। अपनी सहयोगी दृष्टि गुप्ता के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और उधर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को अल्टीमेटम दिया है कि वो 26 जनवरी तक दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती से इस्तीफा अगर नहीं लेते हैं तो सड़कों पर आक्रामक प्रदर्शन किया जाएगा। जी, और सोमनाथ भारती के खिलाफ धरने के अलावा बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल नजीब जंग से आज मुलाकात करके जल्द कार्रवाई की मांग भी की। आम आदमी पार्टी ने भले ही कानून मंत्री सोमनाथ भारती के इस्तीफे की मांग को खारिज कर दिया है, लेकिन प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी अब इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच में उतरी है। दिल्ली के 14 जिलों में बीजेपी ने भारती के खिलाफ धरना देकर जनता से कहा कि अब वही तय करे कि क्या भारती को पद में बने रहने का हक है। दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ कार्रवाई को लेकर धरने की ये तस्वीरें विकास मार्ग इलाके की हैं। अफ्रीकी महिलाओं से बदसलूकी के आरोपों में घिरे सोमनाथ भारती पर कार्रवाई से इनकार के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। 26 जनवरी तक सोमनाथ भारती को न हटाए जाने की सूरत में पार्टी ने दिल्ली में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। अगर 26 जनवरी तक उन्होंने कानून मंत्री को बर्खास्त नहीं किया तो 27 तारीख से हमारा विधायक दल भी दिल्ली के अंदर आंदोलन करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के संविधान का अपमान करने के लिए, उस पर गंभीर संज्ञान लेने के लिए हम भारत के राष्ट्रपति तक जाएंगे। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग से भी शुक्रवार को मुलाकात की। पार्टी नेताओं ने उपराज्यपाल से सोमनाथ भारती के खिलाफ जल्द कार्रवाई की अपील की है। उन्होंने कहा है मुझे 1-2 दिन दीजिए, मैं आपको टाइम बाउंड प्रोग्राम बताऊंगा कि कब सोमनाथ भारती के खिलाफ को गिरफ्तार किया जाएगा, कब उनको कोर्ट के अंदर हम एविडेंस सबमिट कर देंगे और कब हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। बीजेपी नेताओं ने उपराज्यपाल से मुलाकात के दौरान केजरीवाल मंत्रिमंडल के धारा 144 तोड़कर धरना देने और कॉमनवेल्थ खेलों के भ्रष्टाचार मामले में सरकार पर चुप रहने का भी आरोप लगाया है। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और दिल्ली में इन ताजा राजनीति के तस्वीरों के साथ जो राजनीति पर आरोप लग रहे हैं, यानी कि उभरती हुई राजनीति पर, उसके पीछे के कारण क्या हैं और उसके जवाब क्या हैं, ये तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कपिल मिश्रा हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। कपिल, आपका स्वागत है। और स्टूडियो में हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। वेद मारवा साहब हैं, जो कि फॉर्मर दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ अभय दुबे हैं, सीनियर फेलो CSDS से। अभय जी, आपका भी स्वागत है। कपिल, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि धारा 144 को लेकर जहां पर मुख्यमंत्री को लेकर एक नोटिस जारी होता है कोर्ट की ओर से, सोमनाथ भारती को लेकर भी आपकी पार्टी पर लगातार सवाल या फिर आरोप चल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जो अहम सवाल है कि तमाम घटनाओं के बीच में जो एक आम आदमी कह रहा है कि, या फिर जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई संवैधानिक की बात कर रहे थे, संवैधानिक पदों की, उनके मूल्यों की,
क्या उससे पार्टी ने किनारा कर लिया है या फिर नए रास्तों के साथ नई परंपराएं गढ़ी जाएंगी? देखिए, दिल्ली में एक लड़की को जिंदा जलाया जाता है और दिल्ली में एक दानिश महिला के साथ बलात्कार होता है और दिल्ली में दिल्ली के कानून मंत्री पुलिस से बार बार विनती करते हैं कि उनके क्षेत्र में सेक्स रैकेट और ड्रग रैकेट चल रहा है, इस पे कार्रवाई कीजिए। पुलिस तीनों मामलों में कोई कार्रवाई नहीं करती है। तब कानून मंत्री और मुख्यमंत्री पुलिस कमिश्नर से मिलते हैं, उसके बाद वो दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलते हैं, उसके बाद वो हिंदुस्तान के इस देश के गृह मंत्री से मिलते हैं और उसके बाद भी जब कुछ नहीं होता तो दिल्ली का मुख्यमंत्री क्या करे? पिछले मुख्यमंत्री की तरह हाथ में हाथ धरकर अपने घर में बैठा रहे और दिल्ली की महिलाओं पर अत्याचार होते देखता रहे, या धारा 144 तोड़कर दिल्ली की महिलाओं की जो समस्या है, दिल्ली में पुलिस का जो भ्रष्टाचार है, उसको जनता के सामने और देश के सामने लेकर आए। धारा 144 तो तब भी तोड़ी गई थी जब दामिनी के साथ, निर्भया के साथ बलात्कार हुआ था दिल्ली के अंदर। और अगर अपनी मां बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए धारा 144 तोड़नी पड़ेगी तो तोड़ी जाएगी बार बार। धारा 144 वहां लगाई क्यों गई थी? दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछकर लगाई गई थी क्या? और जहां तक सोमनाथ भारती जी की बात है, सोमनाथ भारती जी के मुद्दे पर आज भी आम आदमी पार्टी की तरफ से उस पूरी रात का सभी मीडिया चैनल्स में जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो रिलीज की गई है और पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद कोई भी व्यक्ति ये बता सकता है कि सोमनाथ भारती ने केवल जनप्रतिनिधि होने के कारण जब खिड़की एक्सटेंशन के सभी लोग उनके घर पर आए तो उनके साथ आए, पुलिस के साथ आए, पुलिस से बार बार प्रार्थना करते रहे कि आप कार्रवाई कीजिए। इसके अलावा तो सोमनाथ भारती ने कुछ नहीं किया। वहां पुलिस के बड़े अधिकारी तो कई सवाल जरूर महिला पुलिस मौजूद थी। कपिल मिश्रा, इस घटना को लेकर तो कई सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन ऑन अ लाइटर नोट अगर देखें तो अभी फिलहाल जो डेवलपमेंट हुआ है उसके मुताबिक आपने अपनी वेबसाइट पर एक वीडियो डाला और उसके तहत जहां पर पुलिस वाले कुछ जुल्म करते हुए नजर आए हैं एक शख्स के ऊपर, उसका वॉलेट भी छीना, उससे पैसे भी छीने और उसके साथ ही तीनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो आप एक तरफ सत्ता पक्ष में हैं, दूसरी तरफ विपक्ष की भी भूमिका निभा रहे हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं वो चीफ प्रोटेस्टर भी बने हुए हैं और अब पत्रकारों की भी भूमिका आप निभा रहे हैं, वीडियो बनाना, वेबसाइट पर डालना। तो कितने रोल निभा रहे हैं आप? कितने रोल निभा रहे हैं? करना पड़ेगा। दिल्ली में थाने से, और दिल्ली क्या पूरे देश में आदिवासियों को पुलिस मारती है, किसानों को पुलिस मारती है, महिलाओं पे पुलिस लाठियां चलाती है, आए दिन तो हम ये सब देख रहे हैं। लेकिन आज भाजपा और कांग्रेस जिस प्रकार से भ्रष्ट पुलिस के साथ खड़े हुए हैं, आम आदमी क्या करे? दिल्ली का मुख्यमंत्री क्या करे? इन चीजों को तो सामने लाना पड़ेगा और इन चीजों पर लड़ना पड़ेगा। कपिल मिश्रा, क्या ये माना जाए कि अपोजिशन के लिए आपको बीजेपी कांग्रेस काफी नहीं है और पुलिस भी है? खासकर फिलहाल जो पिछले कई दिनों से लग रहा है कि आम आदमी पार्टी वर्सेस पुलिस फोर्सेस, पुलिस, दिल्ली पुलिस तो चाहते हैं पुलिस की कमियों को भाजपा और कांग्रेस को हाईलाइट करना चाहिए था ना। ये हमें करनी पड़ रही है हाईलाइट की पुलिस भ्रष्ट है। भाजपा और कांग्रेस चुप बैठे हैं, पुलिस के साथ खड़े हैं। जी कपिल, दो बातें आपने कही। एक तो कहा कि दिल्ली में जिस तरह के हालात थे उसके बाद सोमनाथ भारती और आपके मुख्यमंत्री के पास विकल्प यही बचे थे। आपने जो कहा वो धरने का था या फिर सीधे जाकर पुलिस को लेकर वहां पर दबाव डालने का था। मेरे साथ वेद वर्मा साहब हैं। वर्मा साहब, क्या वाकई दिल्ली में सरकार के हाथ इतने ही कमजोर हैं कि पुलिस प्रशासन को लेकर उसे इस तरह के कदम उठाने की जरूरत पड़ती है, या फिर दूसरे विकल्प उनके सामने होते हैं जिनका इस्तेमाल शायद इस बार इस पार्टी या सत्ताधारी दल ने नहीं किया है? देखिए, दिल्ली में एक खिचड़ी सरकारें हैं पुलिस के लिए। कई अथॉरिटीज हैं जो पुलिस के ऊपर कंट्रोल रखती, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, होम मिनिस्टर हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हैं। ये कहना कि दिल्ली मुख्यमंत्री के पास कोई कंट्रोल नहीं है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी जो है वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर का एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट इनिशिएट करता है। बाकी सारी जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो चीफ सेक्रेटरी के थ्रू जाती हैं। जो पोस्टिंग एंड ट्रांसफर की प्रपोजल है वो चीफ सेक्रेटरी के थ्रू जाती हैं। तो अगर मुख्यमंत्री को दिल्ली पुलिस से कोई शिकायत थी तो सबसे बेस्ट तरीका था, क्योंकि आप ये सिस्टम के बीच में है, सिस्टम के बाहर तो नहीं है, इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर और पुलिस कमिश्नर के साथ विचार करना चाहिए था। और अब हम तो कमिश्नर से भी मिले थे, एलजी से भी मिले थे। कपिल जी, मैं चाहूंगा एक एक करके मारवा साहब की बात सुन ले, मैं उसके बाद आपके पास आऊंगा। जो भी आपके तर्क है, जो आप बात कहना चाहें उसको रखिए। देखिए, एक गांव वाले लोगों का पुलिस कमिश्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाना एक चीज है, मुख्यमंत्री का पुलिस कमिश्नर को अपने ऑफिस में बुला सकते थे उसको, और पुलिस कमिश्नर फौरन उनके पास जाता।
वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जा सकते थे, होम मिनिस्टर के पास जा सकते, ये सारा पब्लिक डोमेन में लाने से पहले। लेकिन उन्होंने किया क्या? उन्होंने किया है कि हम डेलीगेशन को गांव वालों को साथ लेके इस प्रकार से किया और अपने आप को एक प्रकार से कंट्रोवर्सी में डाल दिया। लेकिन वेद वर्मा जी, क्या इससे पहले आपने, क्योंकि इतने तजुर्बेकार हैं, आपने एक पूरा दौर देखा है, इससे पहले कभी इस तरह की कोई घटना देखने को मिली जहां एक नेता ने पुलिस की मदद लेकर, वो भी पुलिस जो उसके अंडर नहीं आती है, इस तरह की किसी घटना को अंजाम दिया हो? ये तो मैं कह रहा हूँ, ये ऐसा हुआ है जैसे आपने कहा कि ये ऑपोजिशन का रोल भी निभाना चाहते हैं, ये सरकार के अंदर हैं, अपनी जिम्मेवारी से भी बचना चाहते हैं और उसके साथ साथ जो पब्लिक है उसको एक रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। तो ये बताइए कि एक पुलिस वाले के दिल में इन तमाम चीजों से, उसके काम करने का जो तरीका है, जिस तरह से पुलिस अब तक भारत में रहती आई है, दिल्ली पुलिस का अगर खासकर हम जिक्र कर लें, क्या उसके काम करने के तरीके में फर्क आएगा? क्योंकि इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं है कि दिल्ली पुलिस का जो बड़ा हिस्सा है वो भ्रष्ट है। हम जानते हैं, अभी वीडियो देखा है, काफी अपने आप में कपकपाने वाला है कि किस तरह से वो एक पतले सा लड़का है, उसको बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा है। तो ये सब बातों से इनकार नहीं है कि पुलिस भ्रष्ट है या उसके काम करने के तरीके में फर्क है, लेकिन इस वक्त एक जो मनोबल है एक दिल्ली पुलिस के एक सिपाही का या बड़े अधिकारी का, वो कैसा होगा? देखिए, सबसे पहली चीज है तो सारी दिल्ली पुलिस को भ्रष्ट कहना ठीक नहीं होगा। एक हिस्सा मैंने कहा, एक हिस्सा, कौन सा डिपार्टमेंट है इस वक्त सरकार का जहां भ्रष्ट लोग नहीं है? लेकिन उस भ्रष्ट लोगों को सजा देने के लिए और पुलिस में सुधार लाने के लिए क्या ये तरीका है? इससे तो जो भ्रष्ट लोग हैं उनको मौका मिल जाएगा कि अपने जो बाकी साथी हैं उनको साथ लेके एक पुलिस वर्सेस पब्लिक की लड़ाई है, लड़ाई है। लड़ाई हमारी होनी चाहिए भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर। पुलिस वर्सेस पब्लिक की लड़ाई इस देश में हर गांव में चल रही है। बात करने दीजिए आप। कपिल जी, मैं लौट रहा हूँ महाराज, जो आपने पॉइंट कहा, मैं एक बार अभय जी को लाना चाहूंगा। अभय जी, जो बात महाराज साहब कह रहे हैं कि विकल्प ये थे, आम आदमी पार्टी ने जो रास्ता अख्तियार किया उससे पहले उसने कहा कि उन तमाम विकल्पों को उसने खंगाला, उसको टेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा नहीं मिला। अगर उन विकल्पों का नतीजा नहीं मिलता है तो फिर आम आदमी पार्टी के पास वाकई क्या यही एक विकल्प था जिस पर उसने अमल किया है, या फिर इसके पीछे दूसरे कारण, जैसे कि कह रहे हैं कि नहीं, एक और विकल्प था उनके पास जिसका इस्तेमाल शीला दीक्षित ने किया था। जब भी इस तरह की कोई मसला होता था, चाहे वो निर्भया रेप कांड हो, कोई भी हो, शीला दीक्षित कहती थी कि दिल्ली पुलिस हमारे अधीन नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। एक विकल्प था, इस विकल्प का इस्तेमाल वो कर सकते थे। नहीं रह सकते सर, माफ कीजिएगा, एक मिनट, पूरी बात सुनिए। ये इस विकल्प का इस्तेमाल वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस विकल्प का इस्तेमाल न करना पसंद किया और एक दूसरे विकल्प, अब वो दूसरा विकल्प जो उन्होंने इस्तेमाल किया वो क्या है, जरा उसके ऊपर हम लोग गौर कर लें। देखिए, आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स का एक मॉडल है, अरविंद केजरीवाल उनके साथियों की राजनीति का एक मॉडल है। वो राजनीति का मॉडल ये है कि वो जो राजनीति करने के जो संवैधानिक तौर तरीके हैं, कानूनी तौर तरीके हैं, उनका भी इस्तेमाल करेंगे और उन तौर तरीकों में डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, जनता को सीधे संबोधित करने वाले तौर तरीकों का समावेश करेंगे, चुनिंदा रूप से। मतलब कभी वो करेंगे और कभी वहां वापस लौटेंगे। यही तरीका है जो उन्हें कांग्रेस, भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टी का जो खांचा है पॉलिटिक्स करने का, उससे अलग करता है। नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि इसका विश्लेषण भी करते जाइए कि तरीका कैसा है। हाँ, मैं कह रहा हूं, मेरे ख्याल से तरीका इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि जो पिछले तरीके थे उन तरीकों से जो ऐसा हिंदुस्तान बना है वो हम लोगों के सामने है। दूसरी बात, अगर कानून की कोई एक दफा है जिसका हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के विकास से गहरा ताल्लुक है तो वो दफा 144। इस दफा को तोड़ते हुए ही हिंदुस्तान में लोकतंत्र विकसित हुआ है। इसलिए इस दफा को तोड़ने में इतनी हायतोबा हो रही है, इसमें तो मुझे बहुत ही ताज्जुब है। दूसरी बात, अगर संविधान के उल्लंघन का सवाल है, एक मिनट, संविधान के उल्लंघन का सवाल है, संविधान का उल्लंघन जो सत्ता में सरकारें रहती आई हैं उन्होंने बड़े पैमाने पर किया है। हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद संविधान को बुलंद करने के लिए नहीं तोड़ी गई थी, हिंदुस्तान में इमरजेंसी संविधान को बुलंद करने के लिए नहीं लगाई गई है, और सत्ता में रहने वाली सरकारों ने लगाई है। जिन सरकारों को संविधान, जिन मुख्यमंत्रियों को संविधान शपथ देता है कि वो जनता की रक्षा करेंगे, वो खड़े होकर लोगों के कत्लेआम की अध्यक्षता करते हैं। नहीं, वो तो ये होता है। यहाँ पे अगर संविधान का कोई उल्लंघन, वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। देखिए, हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री यहाँ पे संविधान का अगर कोई उल्लंघन हुआ है तो मुझे लगता है काफी सकारात्मक काम के लिए। लेकिन अभय कुमार दुबे, हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में जहां बहुत सारी चीजें गलत हुई हैं, जिनका आपने जिक्र किया, जो अपने आप में आइकॉनिक है वो घटनाएं, लेकिन बहुत कुछ अच्छा हुआ है। पिछले 6 दशकों में हम कानून व्यवस्था के जिस मकाम पर पहुंचे हैं, जो एक प्रोसीजर हमने डेवलप किया है, जो एक व्यवस्था हमने बनाई है, क्या उन सारे प्रोसीजर्स को तोड़कर सड़क पर क्विक जस्टिस जिसे कहा जा रहा है, जिसे फौरन इंसाफ कहा जा रहा है, क्या वो आपको डराता नहीं? नहीं, मेरा कहना यह है कि सोमनाथ भारती वाला जो प्रकरण है
वो आम आदमी पार्टी के लिए एक क्राइसिस है, एक संकट है। इस तरह के संकटों से निकलकर कैसे निकला जाए, कैसे अपने आप को और क्षतिग्रस्त होने से बचाया जाए, अपनी पार्टी को और नियंत्रित, संयमित, लोगों की वाणी पे लगाम लगाई जाए। मैं कहता रहा हूं, वही कह रहा हूं, आपकी बात कह रहा हूं। ये उनके सामने चुनौती है। उनको अभी बहुत कम दिन हुए हैं मंच, राष्ट्रीय मंच पे आए हुए। धीरे धीरे करके वो उस काम को करना सीख रहे हैं, उसमें कुशलता भी दिखा रहे हैं, उनसे गलतियां भी हो रही हैं। एक तो ये तरीका है इसको देखने का। एक तरीका यह है कि केवल इसी प्रकरण सोमनाथ भारती के डंडे से आम आदमी पार्टी और उसके प्रयोग को पीटा जाए, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और हिंदुस्तान का एलीट कर रहा है। वो एलीट जो 8 दिसंबर को जो नतीजे आए थे, उसमें से एलीट का बहुत बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी के पक्ष में हो गया था। अब वो 180 डिग्री घूम गया है। मैं इस तरह न तो तब उसका समर्थन जो 180 डिग्री बात करें, मैं उस पर आऊंगा। एक सवाल जो कपिल खड़ा हो रहा है, इसके बारे में अभी करें कि एक इंसिडेंट है जिसको लग रहा है कि एक संकट भी आपके लिए, लेकिन क्या ये माना जाए, जिसका जिक्र बहुत पहले अभय ने किया, कि असल में आपने वो रास्ता अख्तियार नहीं किया जहां पर आप ये कह सकते थे कि जो कुछ हो रहा है वो हमारे बस में नहीं है, इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। उसकी बजाय आपने अनशन चुना, धारा 144 का उल्लंघन के बावजूद मुख्यमंत्री अनशन पर आते और आपने पब्लिक को दिखाने की कोशिश की, कपिल जी, पब्लिक को दिखाने की कोशिश की डायरेक्टली कि हमारे पास अधिकार नहीं है, और उसके बाद आपने अनशन खत्म कर दिया। सुनिए, वो रास्ता तो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित 15 साल से अख्तियार कर रही थी, और दिल्ली में दामनी, निर्भया, गुड़िया और बार बार महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे थे, अपराध हो रहे थे। हम भी वही करते क्या? हम इसको बदलने के लिए सत्ता में आए हैं। के बाद ऐसा कौन सा हथियार, कौन सा हक मिल गया कि आप दिल्ली पुलिस पर अब नकेल कस पाएंगे, जिसकी मांग आप कर रहे थे? सिर्फ 3 तो आपसे ये नहीं, ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं हुई है, ये लड़ाई तो यहाँ शुरू हुई है। लेकिन कपिल जी, और वो क्या हुआ जब एक डेनिश महिला के साथ बलात्कार हुआ था? वो तमाम खबरें जिसमें ये बताया जा रहा था कि महिलाओं की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा था जब आपकी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ रही थी। लेकिन तो कह रहे थे, हमने 3 मुद्दों पे बात की थी। एक लड़की को सागरपुर में जला दिया जाता है, दानिश महिला के साथ बलात्कार होता है, दिल्ली में ड्रग रैकेट पकड़ा जाता है, और तीनों मामलों पे पुलिस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। यही तो मांग थी इस आंदोलन की। मजबूरी की नुमाइश दिल्ली में कहीं भी बलात्कार हो तो वहां की पुलिस को कार्रवाई होनी चाहिए। कपिल जी, अपनी मजबूरी की नुमाइश करके कहीं ना कहीं आप इस जंग को अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी वर्सेस केंद्र सरकार बताकर, खासकर ऐसे दौर में जबकि जो जनरल इलेक्शंस हैं वो सिर्फ कुछ ही महीने दूर हैं, कहीं ना कहीं आप ये बताना चाहते हैं कि दरअसल केंद्र सरकार का विकल्प, यूपीए सरकार का विकल्प आप बन सकते हैं। अगर यहां भी आपकी सरकार होगी तो दिल्ली पुलिस और आपके बीच कोई फर्क नहीं होगा, तब आपको कंट्रोल करने में चीजों को आसानी होगी। मैं आपको बताता हूं, 2 बातें बताता हूं। पहली बात तो यह है कि बिल्कुल भी मजबूर नहीं है। बार बार लड़ना पड़ेगा तो बार बार लड़ेंगे, और किसी से भी लड़ना पड़ेगा उससे लड़ेंगे, कोई मजबूरी नहीं है आम आदमी पार्टी की। दूसरी बात यह है कि इसका लोकसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह सच है कि हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, डंके की चोट पर लड़ेंगे, भाजपा और कांग्रेस की राजनीति को खत्म करने के लिए लड़ेंगे। इसमें गलत क्या है? कपिल जी, गलत इसमें यह है कि अगर आप ये चाहते थे कि अगर दिल्ली पुलिस आपके अंडर में आए तो उसका भी एक प्रोसीजर है कि आप पार्लियामेंट ये काम करेगा। ये बात होम मिनिस्ट्री के बाहर, सिर्फ हम नहीं चाहते। नहीं, ये बात ये होम मिनिस्ट्री के बाहर या किसी भी पार्लियामेंट के बाहर में भी लिखा हुआ है। धरना करने से क्या ये हल हो सकता था? वाकई क्या आपको एक ऑल पार्टी एक डेलीगेशन लेकर नहीं जाना चाहिए था? क्या ये बात पार्लियामेंट में नहीं उठानी चाहिए थी? देखिए, आज दिल्ली में कांग्रेस का घोषणा पत्र उठा ले, उसमें लिखा है पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर में आनी चाहिए। भाजपा का घोषणा पत्र उठा ले, उसमें लिखा है। आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा है, और इन दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र में आज से नहीं लिखा, पिछले 20 साल से लिखा है। लेकिन दोनों ने इसके लिए कुछ किया क्या? आज पहली बार कोई पार्टी ईमानदारी से इसके लिए लड़ रही है, मांग कर रही है, तो ये दोनों पार्टियां इसके विरोध में खड़ी हैं, अपने ही घोषणा पत्र को झूठा बना रहे हैं। जो पुराने रास्ते से उससे अलग रास्ता अपना रहे हैं किसी भी मांग को पूरा कराने के लिए। अब कुछ कहना चाह रहा है? देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, आपने बताया ना ये जो आंदोलन हुआ इसका क्या लाभ हुआ? इस आंदोलन का सबसे बड़ा लाभ ये हुआ, जो कि दरअसल आम आदमी पार्टी के पूरे प्रोजेक्ट का हिस्सा है, मतलब वो ये है कि जनता के वो हिस्से जो राजनीति से बिल्कुल दूर रहते थे, जो इस कांग्रेस और भाजपा के फ्रेमवर्क में अपने आप को फिट नहीं पाते थे, उनका राजनीतिकरण हुआ है। और भारतीय समाज का आधुनिकीकरण राजनीतिकरण के रास्ते से होता है। ये एक राजनीतिकरण की नई मंजिल है जिसमें हमारा मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, ये सब धीरे धीरे जा रहा है आम आदमी पार्टी और उन जैसे प्रयोगों के जरिए। दूसरी बात,
ये देखिए एक सही बात है कि आम आदमी पार्टी ने जो 18 लोग कहते हैं मैं आम आदमी पार्टी का समर्थक हो गया हूं, मुझे मजबूर हो गई बातें कहनी पड़ती हैं। देखिए 18 मुद्दे जो गिनाए थे उसमें एक मुद्दा तो ये भी है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। अच्छा, अब वो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, उसके ऊपर कैसे केवल बिजली नहीं देनी है, नहीं तो उसके लिए केवल पानी नहीं देनी है, वो दर्जा कहां लेने गए वो? मैं ये कह रहा हूं कि धरना देना तो अपने आप में कोई सत्तारूढ़ व्यक्ति द्वारा धरना हिंदुस्तान में पहली बार नहीं दिया गया है। जयललिता ने 2 दिन तक धरना दिया है, एनटी रामाराव ने धरना दिया है, दिल्ली में साहिब सिंह वर्मा ने धरना दिया है, सबने धरना दिया है। इस धरने की विशेषता क्या है इन धरनों से? वो धरने सांकेतिक थे। इस धरने की विशेषता यहां तक कि अभी नीतीश कुमार ने रैली का नेतृत्व किया है, वाम मोर्चे की सरकारें अपने इलाकों में बाजार बंद करवाती रही हैं, लगातार उनके नेतृत्व में बाजार बंद होते रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं इस धरने की विशेषता क्या है? इस धरने की विशेषता ये, इसने कॉन्फ्लिक्ट जोन क्रिएट किया, एक कॉन्फ्लिक्ट जोन क्रिएट किया। इसलिए अब हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस की किताबों में फिक्रा में बहुत पढ़ चुका हूं, सुनने में बड़ा आकर्षक लगता है, लेकिन सहभागी लोकतंत्र बनेगा कहां? अगर नुक्कड़ पे नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? वकीलों के चैम्बर में बनेगा? कहां बनेगा सहभागी लोकतंत्र? सहभागिता तो वहीं पे होती है। क्या वाकई सहभागी लोकतंत्र के लिए जो रास्ता है यही है, या फिर जैसा आपने कहा था कि विकल्प जो पुराने हैं, जो मजबूत विकल्प हैं, भरोसेमंद रहे हैं, उन पर ही आगे बढ़ना बेहतर है? देखिए, पहली चीज तो ये समझनी है कि जब वो कहते हैं कि दिल्ली पुलिस हमारे कंट्रोल में आनी चाहिए, तो उसका उद्देश्य क्या है? केवल सस्पेंशन या ट्रांसफर या पोस्टिंग कंट्रोल नहीं है। पुलिस का कंट्रोल मतलब ना है कि उसको रिसोर्सेज दें, उसको मैन पावर दें, उसको ट्रेनिंग दें, उसको इक्विपमेंट दें, कम्युनिकेशन दें, इसके लिए फंड्स चाहिए। ये फंड्स कौन देगा? दिल्ली सरकार के पास तो वो फंड्स है नहीं, वो फंड्स जो हैं वो पार्लियामेंट सैंक्शन करती है। तो आपको सारे संवैधानिक और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव लाना होगा, बगैर सोच विचार किए, बगैर किसी के साथ डिस्कशन किए आप सड़क पे धरने पे चले जाते हैं। और इसका एक प्रकार से पुलिस वर्सेस सरकार बना के देखिए, आप स्कोर पॉइंट कर लेंगे कि हम आम जनता के लिए कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया उससे ना तो अपराधों में कमी आनी है, ना महिलाओं की सुरक्षा में ज्यादा होना। समाप्त हो रहा है कि इसकी कुछ प्रैक्टिकल दिक्कतें भी हैं, क्योंकि दिल्ली सिर्फ एक प्रदेश नहीं है बल्कि देश की राजधानी भी है। इसकी प्रैक्टिकल दिक्कतों के बारे में बताइए कि अगर दिल्ली पुलिस, देखिए वो सबका समाधान हो सकता है, लेकिन इसमें केवल एक चेंज करने से नहीं, बहुत से चेंजेस, बहुत से बदलाव लाने पड़ेंगे। देखिए, ये लंदन में भी समस्या है, आपके वॉशिंगटन में भी है, वहां किस प्रकार के हम यहाँ कई चीजें हैं और इसका जो प्रपोजल्स हैं कोई नई नहीं है, लेकिन पहली सरकारों ने इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब इन्होंने ध्यान दिया है तो इनको विशेषज्ञों से डिस्कशन करना चाहिए था, समझना चाहिए था कि क्या करना है। माफी चाहूंगा, वक्त खत्म हो रहा है, मैं इस चर्चा को यहीं पर रोकना होगा भाई, आपसे माफी चाहूंगा। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा बने रहने के लिए, और बहुत ही जो पेचीदा और कहें कि चर्चा में इस वक्त मुद्दा है उस पर बहुत ही बारीकी के साथ उन बिंदुओं को समझाने के लिए कि असल में ऐसा हो क्यों रहा है। जी, और ये थी हमारी पहली खबर।